हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का बिल्कुल बेसिक पार्ट और बिल्कुल शुरुआत से हम जीरो से शुरू करेंगे। तो जीरो से शुरू करने में हम सबसे पहले वर्ण है, वर्ण, ध्वनि, भाषा, इन सब के बारे में विधिवत चर्चा करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम आपके साथ में साझा करेंगे। जो सबसे पहले वर्ण भेद हम यहाँ पर लेके आए हैं, तो वर्ण भेद से भी पहले हम पढ़ेंगे इसकी भाषा। हिंदी भाषा या कोई भी भाषा है तो भाषा क्या होता है? तो भाषा हमारा वो साधन है जिसके द्वारा हम और आप एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा अगर हमारे पास ना होती तो हम अपने विचार किसी दूसरे तक और दूसरे के विचार अपने तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो भाषा एक साधन का काम करती है विचारों को आदान प्रदान करने का। तो ये हमारी भाषा है, उसी में हमारी भाषा है हिंदी भाषा। भाषा बहुत सारी होती है, इस तरह हमारी जो भाषा हिंदी भाषा ये हमारी मातृभाषा है और यह राजभाषा भी कहते हैं। ये विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ये हमारी मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और इसका विकास कहाँ से हुआ है? तो इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से इसका आविष्कार हुआ है। इसी ब्राह्मी लिपि में जितने भी वैदिक साहित्य हैं उनकी रचनाएं की गई हैं। वैदिक साहित्य की रचनाएं इसी लिपि के द्वारा की गई है। तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। इस वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। और वर्ण को अनासवान, जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। नासवान मतलब नाश हो सकता है, अनासवान। वर्ण को अनासवान भी कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। इसका खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण को खंडित नहीं किया। यह सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको जो है अलग अलग खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है तो उसी को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला के ही दो भेद होते हैं। वर्ण या वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर भेद और व्यंजन भेद के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे और वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी यहाँ पर विधिवत बात की जाएगी। तो सबसे पहले स्वर के बारे में और वर्ण के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ण या वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्णमाला हमारी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो भागों में इसको बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हमारे पाणिनि जी जो महेश्वर सूत्र लिखे हैं तो उसके अंतर्गत अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में स्वर व्यंजन स्वर आता है और हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं। तो अच प्रत्याहार तो हमारे महेश्वर सूत्र यहाँ पे 14 सूत्र दिए गए हैं। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो 14 सूत्र महेश्वर सूत्र होते हैं। आयुड़ से लेके हल तक ये 14 सूत्र हैं। तो अच प्रत्याहार कैसे बना है? यहाँ आयुड़ का आ से लेके यहाँ पर अयों के चा तक अच प्रत्याहार मिला है। मतलब 4 सूत्रों से अच प्रत्याहार बना है। इसी के अंतर्गत हमारे सारे स्वर शामिल होते हैं। इसमें सारे स्वर सम्मिलित हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी प्रकार हाइवरट का हा से लेके हल का ला तक हल प्रत्याहार बना है।
तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। जितने भी हमारे व्यंजन हैं सब हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें कितने सूत्र हैं? 10 सूत्र। तो हल प्रत्याहार में 10 सूत्र होते हैं और अच प्रत्याहार में हमारे 4 सूत्र हैं। टोटल 14 सूत्र महसूर सूत्र होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर क्या होता है? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के किसी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहलाता है या कहते हैं। मतलब किसी दूसरे वर्ण के सहारा ना लिया जाए, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला जाए, किसी दूसरा वर्ण इसमें शामिल ना हो, तो उसे स्वर कहा जाता है। स्वर उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। ये हमारे आ से लेके अ तक ये हमारे स्वर होते हैं 11, और 2 इसमें अन अनुस्वार कहलाता है और आहा विसर्ग कहलाते हैं। अन और आहा ये अनुस्वार और विसर्ग कहलाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह भी कहा जाता है। इनको अयोगवाह भी कहते हैं। अब स्वर के भेद क्या है? स्वर के भेद के बारे में, स्वर को अलग अलग तरीके से इनको भेद किया गया है, अलग अलग आधार पर भेद किया गया है। यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले उच्चारण उच्चारण काल के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, उच्चारण समय, उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण में कितना समय लेता है। तो सबसे पहले नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो अ, इ, उ, ए, री और ली, ओ, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। नंबर 2 पे है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ, ई, उ, ऐ, आओ, री, ली, इनमें दुगुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नंबर 3 पे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। तिगुना मतलब सबसे ज्यादा समय लगता है, बहुत खींच कर बोला जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे यहाँ पर है ओम। ओम हमारा प्लुत स्वर है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है या तिगुना समय लगता है ह्रस्व वर्ण के बोलने से। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण से कंपेयर करने में तिगुना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण समय की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी वजह और दूसरे भी आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो यहाँ पर ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति, ओठ किस तरीके आकार में हो जाता है वर्णों के उच्चारण में, उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। तो वृत्ताकार स्वर और नंबर 2 है अवृत्ताकार। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है, होठ गोल हो जाते हैं, होठ जैसे ऐसे है तो यह ऐसे गोल हो जाता है, तो उसे वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ऐसे हमारा उ, ओ, आओ, इनको बोलने में हमारा जो होठ है, हमारा जो मुख है, तो वो गोल वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इनको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। और अवृत्ताकार स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोल ना हो, किसी अन्य आकार में खुले हुए अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, ओ, और नहीं होगा ए, ई और ए, ये हमारे अवृत्ताकार स्वर होते हैं। तो स्वर को जो ओठ की आकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया और उच्चारण समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इस तरीके और भी आधार पर इसको बांटा जाता है।
तो जिह्वा के आधार पर स्वर को वर्ण को 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार से बांटा गया है। तो स्वर को जिह्वा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अग्रस्वर, नंबर 2 पश्चस्वर, नंबर 3 संवृत, नंबर 4 विवृत। तो इन 4 टाइप से इनको बांटा गया है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का हिस्सा सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है, अगला हिस्सा, तो वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, ई। इनको आप अगर बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण अभ्यास करेंगे, तो आपको फील होगा, पता चलेगा कि जो है इनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है, जिह्वा है, उसका अगला हिस्सा ही एक्टिव रहता है। अ, ए, ई। इसी तरीके से इनको अग्रस्वर कहा गया है। जिनका जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय होता है तो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। और पश्चस्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का हिस्सा सक्रिय होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, उ, ओ। तो इनका पीछे का हिस्सा सक्रिय होता है जीभ का, तो इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर और पश्च स्वर। इसी संवृत स्वर, संवृत का मतलब कम खुलना, संवृत का मतलब होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। इसमें मुख बहुत कम खुलता है, संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। आए, आ, आओ। तो इनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, इसलिए इन्हें विवृत स्वर कहते हैं। तो ये सब हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, हमारे टीचिंग एग्जाम्स में, सुपर टेट में, रीट में, यूपी टेट में, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हमको 1 नंबर दिला देते हैं तुरंत। सिर्फ इतना ही पूछ लेंगे अग्रस्वर, इसमें से अग्रस्वर कौन सा है या पश्च स्वर कौन सा है, संवृत कौन से हैं, विवृत कौन से हैं, इसी को पूछने में 1-2 नंबर हमको मिल जाता है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हमको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो संवृत स्वर और विवृत स्वर। संवृत का मतलब कम खुलना, जिसमें मुख हमारा कम खुलता है वो संवृत होते हैं, जिसमें मुख ज्यादा खुलता है वो विवृत होते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है, संवृत कम खुलना, विवृत ज्यादा खुलना। तो ज्यादा खुलते हैं आ, आओ, आए, ये सब हम इसका जब उच्चारण करेंगे तो खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि मुख कितना खुल रहा है। तो जहाँ पे कम खुल रहा है तो वो संवृत, ई, उ इसमें कम खुल रहा है, विवृत इसमें ज्यादा खुल रहा है। अग्रस्वर और पश्च स्वर, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, जिसमें पीछे का हिस्सा सक्रिय होगा उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं और स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के इतने ही भेद हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। हमारा स्वर वर्णमाला 2 टाइप्स के था, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन वर्णमाला क्या होता है? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों को बोलने में किसी न किसी दूसरे वर्ण का सहारा लिया जाता है, बिना किसी दूसरे वर्ण के इनको बोलना असंभव है। कोई ना कोई वर्ण इसमें जरूर सम्मिलित होगा। तो परंपरागत रूप से जो व्यंजन वर्णों की संख्या है वो कितनी बताई गई है? 33 है। तो व्यंजन वर्ण हमारे 33 होते हैं और स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आगे व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन को 2 आधार पर बांटा जाता है। व्यंजन को 2 आधार पर बांटा गया है। एक है उच्चारण स्थान पर, दूसरा उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण स्थान के आधार पर कि उच्चारण उनका स्थान का मतलब कि हमारा जो मुख है उसमें किन किन अवयवों को, किन किन हिस्सों को वायु स्पर्श करती है या मुख के अवयव आपस में स्पर्श करते हैं तो आपस में स्पर्श करेंगे, या कि वायु किसी चीज को स्पर्श करती है। तो ये सब जो है उनके स्थान होते हैं। तो उच्चारण स्थान उन्हीं को बोला गया, जैसे कंठ है, तालु है, दंत है, दांत को स्पर्श करती है, मूर्धा है,
ये सब हमारे जो है उच्चारण स्थान होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसको बांटते हैं और उच्चारण प्रयत्न, उनको प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न में वायु किस तरीके से निकलती है, वायु गर्म होकर निकलती है, झटके से निकलती है, तो इस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है। जो व्यंजन वर्ण को जो वर्गीकरण किया गया है वो दो टाइप से किया गया है। व्यंजन वर्ण के भेद हम दो प्रकार से उनको बांटते हैं। अब आगे चलते हैं किस तरीके से, उनके इनके क्या नाम है जानते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर जो बांटा गया है उसमें नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन जहां से शुरुआत होते हैं तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन से ही इसकी शुरुआत होती है। स्पर्श व्यंजन से ही इसकी शुरुआत होती है। हमारा जो पहला व्यंजन का वर्ण है क, तो ये स्पर्श व्यंजन ही होता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होते हैं तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख के अवयव क्या होते हैं? आपस में स्पर्श होते हैं, जैसे ओठ आपस में स्पर्श होते हैं, या जीभ हमारी तालू से टकराती है, मूर्धा से टकराती है, या दांत दांत से टकराती है, टकराती है या स्पर्श करती है, तो इसलिए इसे कोई स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ या कोई भी अवयव किसी दूसरे अवयव को स्पर्श करते हैं, इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो हमारे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कुल 25 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे सारे वर्ण स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग मतलब का, खा, श्रेयंगा, ऐसे है चा, टा, ता और पा। तो ये 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो सभी वर्णों को मिला के टोटल कुल 25 वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनके बारे में अलग अलग वर्ण अलग अलग अवयव को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन वर्गों को अलग अलग नाम, इन वर्णों के अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे का वर्ण कंठ से स्पर्श होता है तो इसको कंठ वाले वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान इनका कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, टा कहाँ से स्पर्श होता है, तो ये मूर्धा से स्पर्श करके उच्चारित होता है, इसलिए इसको मूर्धा वर्ण कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल विधिवत सूत्र के अनुसार बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे और ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझकर हम तुरंत पता लगा लेंगे कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कौन सा मूर्धा से होगा, कौन सा दंत से होगा। थोड़ा संस्कृत के सूत्रों के अकॉर्डिंग हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है हिंदी। तो हिंदी और संस्कृत दोनों एक मिली जुली भाषा है। आगे स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ये मुख के अवयव का आपस में स्पर्श होता है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वास वायु की मात्रा। श्वास वायु, यहाँ पे ये प्रयत्न जो पढ़ा था, उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बांटा जाता है। तो उसी में एक है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। श्वास वायु की मात्रा की, श्वास जो हम लेते हैं उसमें वायु की कितनी मात्रा, कौन सा उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है, कहीं अधिक निकलती है, कम और ज्यादा मात्रा निकलती है, उसी के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है। तब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु निकलती है। कोई भी ऐसा वर्ण है नहीं जिसका उच्चारण करते समय मुख से वायु ना निकले। किसी से कम किसी से ज्यादा वायु निकलती है।
तो जिन व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प अल्प का मतलब ही होता है कम, तो अल्प प्राण, प्राण माने वायु, प्राण एक वायु है, तो अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और या, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा जो है इसमें से अल्प प्राण है। तो हम स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं, तो पांचों वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा तो का पहला हो गया, बीच में दूसरा खा, तीसरा है गा, चौथा घा और अंगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ग में अल्प प्राण होते हैं। ये वर्ग अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व ये भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनको उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु बहुत कम निकलती है। क, ग, हुंगा। तो वायु हमारे मुख से कम निकलती है, मुख पूरा खुलता नहीं, मुख कम खुलता है, इसलिए वायु भी कम निकलती है, इसलिए इसे अल्प प्राण के अंतर्गत लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा महाप्राण, तो श्वास मात्रा के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है या मात्रा में लगती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण वर्ग कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऊष्म व्यंजन है सा, स्व, स्व, हा, तो ये 4 वर्ण। और स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे, दूसरा और ये चौथा, ये चा वर्ग का दूसरा चौथा, इसी तरह ता वर्ग का दूसरा चौथा, पा वर्ग का दूसरा चौथा, टा वर्ग का दूसरा चौथा, ये सब महाप्राण होंगे। तो महाप्राण में हमें याद रखना है कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण होते हैं। ये सब महाप्राण, इसमें वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसका उच्चारण करते समय वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है और मुख भी ज्यादा खुलता है, इसलिए इसे महाप्राण कहा गया है। तो श्वास वायु की मात्रा के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। इसी तरीके से आगे और भी आधार पर बांटे गए हैं। स्वर तंत्री के कंपन, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर भी व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्री हमारा क्या होता है? स्वर तंत्र जो होता है, अंदर कंठ है के थ्रू जो उसमें कंपन होती हैं, उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। जो कंपन होते हैं उसमें नंबर 1 है सघोष, नंबर 1 सघोष और नंबर 2 होता है अघोष, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो सघोष और अघोष ये 2 व्यंजन हैं जो स्वर तंत्री के आधार पर 2 भागों में है, सघोष अघोष। सघोष क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, एक जो है झंझनाहट पैदा होती है, उच्चारण करते हैं किसी वर्ण को जो है बोलते समय कंपन पैदा होती है, तो उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पहला और दूसरा छोड़कर बाकी शेष 3, 4, 5 ही होते हैं। एक वर्ग में 5 होते हैं, जिसमें से पहला, दूसरा आगे के छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो सघोष होता है। फिर तीसरा, चौथा कौन कौन है? जैसे पहला का वर्ग में है क, ग, घ और अंगा।
इसी तरीके च वर्ण में कौन से होंगे, च और छ को छोड़ के ज, झ, य, ये सब सघोष होते हैं। और इसके अलावा या, र, ल, व और ह, यह हमारा ऊष्म व्यंजन और बाकी अंतस्थ व्यंजन है के जो वर्ण है ये सब सघोष होते हैं। हमारा सघोष हो गया, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, ये याद रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे सघोष होते हैं। इनमें क्या होता है, कंपन होता है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी जीभ झंझनाहट की तरीके से कंपन करती है, इसलिए इन्हें सघोष कहा गया है। और उसके बाद है अघोष। तो अघोष में हमारा पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है सघोष होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें कोई कंपन नहीं होता है, कोई झंझनाहट की आवाज नहीं महसूस किया जाएगा, तो ये सब अघोष होता है। जैसे स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, हमने पहले बता दिया, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। जैसे का, खा, शा, छा, जैसे पा, फा, टा, ठा। तो जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या होंगे, अघोष होंगे। और ऊष्म व्यंजन सा, 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 ये भी अघोष होता है। सघोष, अघोष, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इसको बहुत सावधानी से इसको पढ़ना चाहिए। एक ये अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष, अघोष में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल स्पष्ट है। अल्पप्राण जिसमें वायु कम मात्रा में निकलती है, अल्पप्राण जिसमें ज्यादा मात्रा में निकलेगी, महाप्राण। तो जैसे यहाँ पे महाप्राण में खा और घा, तो इनका उच्चारण करते समय एक झंझनाहट होती है और ज्यादा मात्रा में वायु निकलती है, इसलिए महाप्राण कहा गया है। उसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। इसी तरीके से अघोष में क्या है, पहला, दूसरा, शुरुआत के 2 अघोष होते हैं, इसमें कोई कंपन नहीं होती है पहले दूसरे में, बाकी 3 में कंपन होती है, तीसरे, चौथे, पांचवे में। तो ये अघोष हो गया, जिसमें कंपन पैदा ना हो वो अघोष है, जिसमें कंपन पैदा हो वो सघोष व्यंजन होता है। इस तरीके से स्वर तंत्री के आधार पर ये 2 भाग में हो गया, सघोष, अघोष। वायु की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन में बांटा गया है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अभी हम इसके बारे में बीच में सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण में बीच की बात करते किए हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसकी पूरी परिभाषा विधिवत जान लेते हैं। तो व्यंजन व स्वर वर्णों के मध्य ये वर्ण स्थित होते हैं। व्यंजन व स्वर, व्यंजन और स्वर के बीच में ये वर्ण रहते हैं, ये ना व्यंजन में हो ना स्वर में, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, वायु कम निकलती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ मतलब अंतस्थ मतलब अंदर ही वायु रह जाती है, मुख के अंदर ही वायु रह जाती है। तो वायु जो है मुख से निकलती ही नहीं है, इसको बगैर मुंह खोले ही बोला जा सकता है। यो, रो, ल, व, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको बोलने में कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, मुख को बहुत कम खोलना पड़ता है, इसलिए ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये न स्वर और न व्यंजन में पूरी तरीके से सटीक स्थित होते हैं। व्यंजन और स्वर के मध्य इनको रखा गया है, लेकिन इनको व्यंजन में शामिल रखते हैं और इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंत माने अंदर ही स्थित रहते हैं, अंदर ही रह जाते हैं। इनको बोलेंगे तो इनकी की ध्वन है वो अंदर ही रह जाती है, रो, रो, ल, हुआ। तो इस तरीके से इनको
ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म यानी ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा से ऊष्म बना है। ऊष्मा यानी गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख में बहुत से अवयवों से टकराती है। वायु टकराती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, वायु गर्म हो जाती है, वायु मुख में टकराकर गर्म होकर बाहर निकलती है। इसलिए इन व्यंजनों को, वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या हमारी 4 है। स, 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 ह। इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु जो निकलती है वो गर्म होकर निकलती है, ऊष्मा पैदा करती है। इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनको जो है अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सारे जो है ऊष्म व्यंजन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। ये सबको वायु किसी न किसी अवयव को स्पर्श करके ही बाहर निकलती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी है और स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन में सब अलग अलग काम है। ये हमारे तालु से टकराती है इसलिए इसको तालव्य, ये मूर्धा से टकराती है वायु तो इसलिए इसे मूर्धा कहा जाता है। और ये हमारा सा, दांत, सपेरा वाला जो सा है ये दांत से टकराता है। जीभ हमारी दांत से टकराती है जिसको दंत व्यंजन कहा जाता है। और ये हमारा हा जो है कंठ से निकलता है, कंठ से इससे उच्चारित होता है, इसलिए कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। सा का उच्चारण स्थान दंत है और सा का जो है मूर्धा है और सर्जम वाला सा जो है इसका तालव्य या तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। तो इस तरीके से ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन जो है उच्चारित होते समय हमारे मुख से जो वायु है वो गर्म होकर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है, ऊष्म नाम इसका दिया गया है। और ये स्पर्श व्यंजन भी होता है क्योंकि ये किसी न किसी जो है जीव या वायु हमारी स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इसके बारे में हम जान गए। तो ऊष्म व्यंजन और इसके अलग अलग नाम है। 4 वर्ण है और चारों वर्णों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके आगे है संयुक्त व्यंजन, हमारा सबसे लास्ट है। तो वर्णमाला का सबसे लास्ट अंतिम स्थान पे ये रहता है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त नाम से ही है कि संयुक्त, इसमें युक्त है, शामिल किया गया है। 2 वर्ण से संयोजन जुड़ा है, इनको जोड़कर बनाया गया है, इसलिए इनका नाम संयोजन है। ये 2 वर्ण से जुड़ के छ, त्र या त्र। छ हमारा का और मूर्धा वाला सा से मिलकर बना है। त्र त और रा से मिलकर बना है। या गा या से मिलकर बना है। और स्रा स तालब वाला स और रा से मिलकर बनाया गया है। तो ये 2 वर्णों के संयोग से ये वर्ण बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि ये किन वर्णों से मिला है। ये चारों ऑप्शन दे देंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन सही होगा तो इसको अलग अलग जो इनका संयोजन है किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं इसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सारे संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं इनका बारे में भी यहाँ पर जानकारी हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनके बारे में हम जाना। और आगे और कई प्रकार के व्यंजन होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आगे है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे स्पर्श व्यंजन होता है तो स्पर्श व्यंजन
के में जो 5 वर्ग हैं, उन्हीं वर्ग में एक वर्ग हमारा स्पर्श संघर्षी होता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इसमें संघर्ष होता है, कुछ ज़्यादा वायु टकराती है, उसके बाद वो वर्ण उच्चारित होता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु टकरा कर रगड़ती हुई बाहर आती है। मुख से जो वायु है टकरा कर रगड़ती हुई बाहर आती है, यानी कि इसमें ज्यादा संघर्ष होता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। इसमें प्रयत्न जो होता है, जैसे शुरुआत में हमने बताया था, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है, तो इसमें प्रयत्न ज्यादा होता है, अधिक प्रयत्न करना पड़ता है मुख को, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। जो हमारा चा वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन तो है ही, और इसको अलग स्पेशल विशेष तौर पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो चा वर्ग में हमारे 5 वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार है आगे और भी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके बाद आता है संघर्षी व्यंजन। इसमें क्या है, इसमें मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है। मुख द्वार यानी मुख जो है कम खुलता है, संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, और सी की आवाज निकलती है। तो कोई भी वर्ण उच्चारण करते हैं इसमें सी की आवाज निकलती है। जैसे अलग अलग वर्ण है यहाँ पे, ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण हैं, जिसमें ऊष्म व्यंजन के वर्ण है यहाँ पे स, तालब्य स, मूर्धा स, तंत स, हा, खा, गा, इसमें झंझनाहट की आवाज है खा, ये हमारा महाप्राण में आता है। ये कैसा है, महाप्राण, इसमें वायु ज्यादा निकलती है, संघर्ष ज्यादा होता है, और इसको सघोष, और इसको जो है अघोष में रखा गया है। दूसरा है अघोष। अघोष कौन सा, पहला दूसरा अघोष होता है, और सघोष तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो इस तरीके से ये संघर्षी व्यंजन है कुछ चार, ये और चार ये अलग अलग खा, गा, ज, फ, ये सब इसमें आवाज की निकलती है, और मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है। तो इन वर्णों को 8 वर्ण हैं, इनको संघर्षी व्यंजन कहा गया है। और फिर अगला है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है लेकिन साथ ही नासिका विवर भी खुलता है। मतलब नासिका विवर, नासिका मतलब नाक से ध्वनि निकलती है, मुख के साथ साथ, मुख के साथ में नाक से भी ध्वनि निकलती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जो हमारे 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों का अंतिम पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। सभी 5 स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक होता है। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के अलावा नासिका विवर से भी ध्वनि निकलती है, तो इसलिए इनको अनुनासिक व्यंजन कहा गया है। तो ये मुख और नासिक या नासिका से मिलकर ध्वनि निकलते हैं। पहले मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, इसको बोलने के लिए पहले मुंह बंद होगा, उसके बाद मुंह खुलेगा, और नासिका से भी ध्वनि निकलती है, वहां से भी वायु निकलेगी, इसलिए इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं, 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण होता है। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन सुपर टेट में और टेट में किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो ये पार्श्विक व्यंजन हमारा कैसा है, इसमें मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों मुख के किनारों से निकल जाती है। यानी ऐसे मुख है तो मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, ये बीच में बंद हो जाता है और किनारों से वायु
बाहर निकल जाती है। इनका उच्चारण करते समय, इस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख बीच में बंद हो जाएगा और वायु उसके मुख के किनारे से निकल जाएगी। ये सिर्फ एकमात्र एक वर्ण है और कौन सा है? ला। ला वर्ण जो किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन जो चार अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं य, र, ल, व, उसी के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन भी है और इसका दूसरा नाम यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक, पार्श्विक मतलब ही होता है कि आंशिक रूप से जो वायु निकलती है आंशिक रूप से किनारे से होकर निकल जाती है, बीच में बंद रहता है मुख। तो मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों मुख के किनारों से निकल जाती है पार्श्विक व्यंजन को उच्चारण करते समय। कौन सा होता है? तो लाह जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है और अंतस्थ व्यंजन भी होता है। अगला कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से जल्दी जल्दी बंद व खुलता है लगभग 3 बार। यानी जीभ की जो नोक से मुख द्वार है वो जल्दी जल्दी जो है खुलता बंद होता है, तो इसलिए इसको लुंठित, मतलब हमारी जो जीभ है वो लुंठित हो जाती है, मुड़ जाती है। ऐसे जीभ ऐसे होती है तो ये बीच से थोड़ी गोल हो जाती है, गोल हो जाती है, पतली हो जाती है, लुंठित हो जाती है, लिपिट जाती है, तो इसलिए इसको जो है लुंठित व्यंजन कहा जाता है। तो कौन सा वर्ण है हमारा? रा। हमारा रा जो है लुंठित व्यंजन, ये भी अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो अंतस्थ व्यंजन का जो रा है, रा वर्ण है, उसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। तो इसमें होता क्या है कि जीभ की जो नोक है वो जल्दी जल्दी बंद व खुलती है और लुंठित हो जाती है, गोल लिपिट जाती है, तो इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। अगला व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला व्यंजन हमारा जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसमें जीभ की नोक उलट कर मूर्धा को छूकर मुख द्वार को झटके से खोलती है। जीभ क्या होती है? हमारी जो जीभ है वो नोक उसकी उलट कर मूर्धा को छूती है, मूर्धा को छूकर झटके से खोलती है। इस वर्ण को बोलते समय मुख से वायु जो है झटके से बाहर निकलती है। जैसे जो वर्ण है इसमें दो वर्ण है, ड और ढ। ड वर्ण और ढ वर्ण। इसमें जीभ की नोक उलटकर मूर्धा को छूकर मुख द्वार को झटके से खोलती है। उत्क्षिप्त व्यंजन दो वर्ण ड, ये ड और अड़ा, इनको भी उत्क्षिप्त व्यंजन में ही रखा गया है। ये दो वर्ण हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और पार्श्विक एक होता है, लुंठित भी एक वर्ण होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन में हमारे 2 वर्ण आते हैं। ये हमारे 2 वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर। आधा स्वर क्या होता है? इसमें मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। पार्श्वी में क्या था? बीच का भाग, मुख का बीच का भाग बंद हो जाता था, वायु साइड से निकल जाती थी। इसमें क्या है? वायु सिर्फ बीच से निकलती है, साइड का बंद रहता है। तो इसको जो है उत्क्षिप्त अर्ध स्वर कहते हैं। इसको अर्ध स्वर कहते हैं। ये जो है स्वर की भांति ही काम करता है, स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। स्वर में जैसे हवा जो है वायु वो बीच से निकलती है, इसी तरीके से अर्ध स्वर है। ये कितने होते हैं? 2। अंतस्थ व्यंजन का या और व, या व अंतस्थ व्यंजन के अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो अर्ध स्वर हमारे कितने हो गए? तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अर्ध स्वर 2 होते हैं। ये स्वर की तरीके से ही उच्चारित होते हैं। इसमें किसी दूसरे व्यंजन का सहारा बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर लिया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 वर्ण होते थे। उसमें
या, र और वा। तो जिसमें से या और वा ये हमारे होते हैं अर्ध स्वर। और र हमारा हो गया और ला हो गया। तो र हमारा जो है रुंठित व्यंजन होता है। इसमें जो है जीभ जो होती है वो लिपट जाती है, गोल हो जाती है। और ला हमारा जो है पार्श्विक व्यंजन होता है। आगे हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान जो हम इस वीडियो में भी आपको कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत बताए हैं। जो उच्चारण स्थान कौन से होते हैं? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये हमारे उच्चारण स्थान है। तो कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है? पूरे वर्णमाला के क्या स्वर और क्या व्यंजन, टोटल जो कुल हमारा वर्णमाला है उसमें सारे वर्ण इन्हीं 5 अवयवों को छूकर निकलता है। इन अवयवों से उच्चारित होता है। तो ये 5 हमारे जो है उच्चारण स्थान है। इन्हीं से वर्णमाला के सारे वर्ण उच्चारित होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा और इनके भेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन में पार्श्विक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, रुंठित व्यंजन, अर्ध स्वर, इन सब के बारे में विधिवत पढ़ा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।